अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। इमरान हुकूमत के शाइनिंग स्टार असद उमर साहब ने कह दिया है कि जनाब हम कुछ नहीं कर सकते, अवाम अपना बंदोबस्त खुद करे। यानी इसका अगर हम पंजाबी में इसका एक मुहावरा मेरे जहन में आ रहा है, यानी जागते रहना साढ़े देना रहना। यानी हम इक़्तिदार में रहेंगे, हम मज़े लूटेंगे, हम याशी कुटेंगे अच्छे तरीके से, हम प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे, हूटर वाली गाड़ियाँ बजाएंगे, लेकिन अगर हमसे काम का कहा जाएगा तो हम कहेंगे जनाब जागते रहना साढ़े देना रहना। असद उमर साहब का ये इतराफ़ इनफैक्ट पूरी इमरान हुकूमत की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। यानी जो कुछ होने जा रहा है और जो कुछ हुआ है उसके पीछे कारकर्दगी किसी भी जगह पर नज़र नहीं आ रही। जो असद उमर साहब हैं उनके इस इतराफ़ जो उन्होंने किया वो क्या है, उसके पीछे की हकीकत क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले 3 अहम खबरें और हैं जो जनाब आपके साथ शेयर करनी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से एक खबर ऐसी है जिसका इंतज़ार हमें और आपको बड़े तवील अरसे से था। यानी इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे समात PTI के हवाले से एक अहम मुकदमे का, यानी ममनुआ फंडिंग केस का। और अब उसके अंदर एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ गई, और अहम तरीन डेवलपमेंट ये है जनाब कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने ये जो PTI की ममनुआ फंडिंग के हवाले से अपनी तहकीकात जो 3 साल तक जारी रही, 2018 से लेकर 2021 तक, और मजमूई तौर पर इस सारे मामले को 8 साल हो गए हैं ज़ेरे इल्तवा है। अब स्क्रूटनी कमेटी ने जनाब इस कार्रवाई को मुकम्मल कर ली है और अपनी रिपोर्ट भेज दी है इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उस अदालत में जहां पर यह मुकदमा ज़ेरे समात है। और अब खुली अदालत के अंदर इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाएगा, आम कर दिया जाएगा। यानी वो टाइम बम जो बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब और बतौर जमात PTI के पैर के साथ बंधा हुआ था, जो टिक 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 की आवाज़ दे रहा था, अब उसके फटने का वक्त हुआ चाह रहा है। क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर इस बारे में इशारा किया गया है कि ममनुआ फंडिंग PTI ने हासिल की। यानी ये जो इल्ज़ाम PTI पर लगाया जाता था, अब इसके बाज़ाब्ता तौर पर साबित होने का वक्त हुआ चाहता है। और इसके साथ साथ इस बारे में भी इस रिपोर्ट के अंदर जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इस बात का भी इंकशाफ किया गया है कि PTI ने मुबैना तौर पर ये जो फ़ॉरेन फंडिंग आई, ये जो ममनुआ फंडिंग आई है PTI के अकाउंट्स में, इसको दानिस्ता तौर पर ना सिर्फ छुपाने की कोशिश की गई बल्कि इसको दाएं बाएं कर दिया गया। कभी चौकीदार के अकाउंट में पैसे मंगवा लिए गए, कभी क्लर्क के अकाउंट में पैसे मंगवा लिए गए, कभी ऑफिस सेक्रेटरी के अकाउंट में पैसे मंगवा लिए गए। ओरिजिनली PTI के जो ऑफिशियल अकाउंट्स थे उनको बाईपास करते हुए ये सारा सिलसिला जारी रहा, और अब इस सारे का भेद के खुलने का वक्त आ गया है। अब अगर यहाँ पर आके वो है ट्रिकी सिचुएशन जो मैं आपसे टाइम बम का जिक्र कर रहा था। ये जो टाइम बम बंधा हुआ है ना जी उनकी टांग के साथ, अब इसका जो टाइम है वो इस वजह से है कि अगर ये रिपोर्ट में ये बात साबित हो जाती है कि PTI ने वाक़तन ममनुआ फंडिंग हासिल किया है, तो फिर बतौर जमात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बतौर जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जिसे हम कहते हैं ना इनरोलमेंट, वो रजिस्ट्रेशन उसको कैंसिल कर सकता है, उसको काला दम करार दे सकता है। और इसके नतीजे में PTI की टिकट पर और PTI के इंतखाबी निशान बल्ले के ऊपर जीतने वाले तमाम अरकान असम्बली को जो है वो स्टेटस वो ख़त्म हो जाएगा बतौर रुकन PTI, और वो उनकी एक आज़ाद हैसियत अब बन जाएगी। और उसके बाद उनके ऊपर ये जो फ्लोर क्रॉसिंग वाला कानून है ये लागू नहीं हो सकता। और इससे सीवियर स्टेप ये भी लिया जा सकता है कि PTI की ये जो अक्सरियत है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अहम तरीन मामला यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो सादक और अमीन और इस किस्म के बेशुमार अलक़ाबात अपने साथ लेके फिर रहे हैं, जो साफ़ चली शफाफ चली सरकार के दावे करते फिरते थे, उनकी साख और उनकी जो इखलाकी जवाज़ है हुकूमत में रहने का वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि ये जो पिटीशन है, ये जो रिपोर्ट है, ये जाएगी इलेक्शन कमीशन के उस ट्रिब्यूनल के पास जहाँ पर यह मामला ज़ेरे समात है, और वहाँ पर इस रिपोर्ट को ओपन किया जाएगा और उसके बाद फिर हतमी फ़ैसला सामने आएगा, और उसके बाद फिर इस जमात के बारे में, इसके मुस्तकबिल के बारे में हतमी राय सामने आएगी। लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि PTI की जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो खड़ी हुई है एक टांग के ऊपर। एक टांग पर मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर हम उनकी कारकर्दगी देखें सिफर, गवर्नेंस देखें सिफर, माफियाज को कंट्रोल करने की कैपेसिटी देखें सिफर, किसी भी जगह पर हमें कोई ऐसी कारकर्दगी PTI की नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से PTI की जो अवामी साख है, अवामी मकबूलियत है, उसके अंदर दिन ब दिन आ रही है कमी। और इस कमी के ऊपर अगर ये वाला फ़ैसला भी आ गया तो PTI
पीटीआई की तो रही सही साख बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। पीटीआई के पास सिर्फ एक ऑप्शन बाकी बच जाएगा कि वो उस इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो आपको उन्हीं दिनों की याद आ जाएगी जब पनामा का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर जीआईटी बनी थी और फिर जहां पर रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हुई थी और उसके बाद एक मुंतखब वज़ीर आज़म को घर जाना पड़ गया था। और यही वो मामला है, यही वो नुक्ता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपको याद है कि 2-3 दिन पहले मैंने अपने एक वीलॉग के अंदर आपको ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहा गया है, ये पैगाम दिया गया है कि जैसे लाए थे वैसे भेजें। जिस तरीके से आपने हमारे ख़िलाफ़ मोमेंटम बनाया था, जिस तरीके से आपने हमारे ऊपर कीचड़ उछाला था, जिस तरीके से आपने हमें लोगों की नज़रों के अंदर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की थी, चोर लुटेरा डाकू के अलकाबात से नवाजा गया था, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा एक्शन, रिवर्स एक्शन के तौर पर, यानी इमरान खान साहब के साथ, और उसके बाद उनके घर जाने का वक्त हुआ चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई 2 और ख़बरें भी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और उसके बाद फिर हम असद उमर साहब पे बात करेंगे। जो दूसरी अहम खबर है जनाब, वो है हमारे हल्का जो लाहौर के अंदर इलेक्शन होने वाला, बाई इलेक्शन NA 133, इसके हवाले से है। और आपको पता है कि यहाँ पर आई हैं मुख्तलिफ वीडियोज़, पीपल्स पार्टी वाले नोट बांट रहे हैं, उसके बाद फिर एक वीडियो आई जहाँ पर नून लीग वाले नोट बांट रहे थे मुबैना तौर पर। इन खबरों का लिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस, और उसके बाद इसके ऊपर बना दी एक कमेटी। अब उस कमेटी की रिपोर्ट मुमकिन तौर पर कल किसी भी वक्त जारी कर दी जाएगी, यानी इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ये रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। और इस रिपोर्ट की रोशनी में फिर ये तय पाएगा कि क्या लाहौर के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होंगे, और अगर होंगे तो क्या ये जो दोनों उम्मीदवार हैं, यानी शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा और असलम गिल साहब, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं ना, क्या ये रह पाएंगे इलेक्शन रेस के अंदर। बहुत अहम और ट्रिकी सिचुएशन बनने जा रही है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल डस्का वाला अमल यहाँ पर भी दोहराता है तो फिर इस हल्के के अंदर भी सख्त तरीन कार्रवाई हो सकती है मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ भी और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी, अगर ये वीडियोज़ असली साबित हो जाती हैं। और अगर ये असली साबित हो जाती हैं तो फिर हमें अगले चंद दिनों के अंदर बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक सुनने को मिलेगा। और ये म्यूज़िक, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अहम दिन हैं और ये जो अहम डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन से जुड़ी हुई एक तीसरी खबर भी आपके इस खिदमत में पेश करता हूँ। ये खबर बाकी दोनों खबरों की तरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में 17 नवंबर को एक बिल मंजूर किया गया, और वो बिल था इंतखाबी इस्लाहात के मुतालिक। अब चूँकि ये मामला काफ़ी अरसे से चल रहा था और इसके अंदर एक अहम चीज़ थी, वो थी इंटरनेट वोटिंग, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हक़ दिया गया है वोटिंग का। और उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो इब्तदाई तौर पर ही इसके ऊपर कुछ काम करना शुरू कर दिया था, और ये जो इंटरनेट वोटिंग के हवाले से जो मंसूबा था इसके ऊपर गौर भी करना शुरू कर दिया था। और एक जो फ्रांसीसी कंपनी है उसको कंसल्टेंसी के लिए उन्होंने हायर भी किया था, और कंसल्टेंसी के लिए जो स्पेनिश कंपनी थी उसका नाम है मिनसेट। अच्छा, इसको उन्होंने हायर किया था और उनसे कहा था कि जनाब आप हमें बताएं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के अंदर और जिस तरीके से हमारी ये जो इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ हैं ये किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं अगर हम इंटरनेट वोटिंग के ऊपर जाएं। तो ये जो स्पेनिश कंपनी है इसने एक मुफस्सल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करा दी है, और उसने ये जो आई वोटिंग सिस्टम है इसका लिया है मुफस्सल जायज़ा, क्योंकि ये जाना है जो इसका जो तरीक़ाकार अपनाया गया है वो है नादरा के ज़रिए। अब नादरा ने वो डेवलप करना था, उसके लिए उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया था, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नादरा को अच्छे खासे करोड़ रुपए, कोई तकरीबन 10 करोड़ रुपए के करीब अदा भी किए थे। अच्छा, इसके ऊपर नादरा ने एक पायलट प्रोजेक्ट किया और उस पायलट प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया इस स्पेनिश कंपनी मिनसेट ने। अब जब उन्होंने इसका जायज़ा लिया और इसका ऑडिट किया तो उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके अंदर जो अहम नुकात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके अंदर उनका ये कहा कि ये निज़ाम, यानी ये जो आई वोटिंग का निज़ाम नादरा डेवलप कर रहा है, ये निज़ाम मुल्क की आइनी शराइत पर पूरा नहीं उतरता और इसमें राजदारी भी नहीं है। इसमें वोटर और इलेक्शन कमीशन ये गारंटी नहीं दे पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नुकता है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इसमें वोटर्स और इलेक्शन कमीशन ये गारंटी नहीं दे पाएंगे कि सिस्टम के ज़रिए की गई वोटिंग और नताइज उसकी पसंद की नुमाइंदगी करते हैं या नहीं जो वोटरों को पसंद है। यानी इस सिस्टम के तहत ये जो नादरा ने डेवलप किया है, इस सिस्टम के तहत अगर ओवरसीज़ में पाकिस्तानी, मिसाल के तौर पर कनाडा में मौजूद कोई पाकिस्तानी है और वो वोट डालता है बल्ले को,
मिसाल दे रहा हूँ आपको, अगर वो इमरान खान साहब की जमात PTI के इंतखाबी निशान पर इंतखाबी उम्मीदवार को वोट डालता है, तो इस बात की स्पेनिश कंपनी के नज़दीक कोई गारंटी नहीं है कि वो वोट यहाँ पर जब काउंट होगा तो वो बल्ले का वोट ही काउंट होगा, वो शेर का या तीर का या क्रेन का वोट काउंट नहीं होगा। लिहाजा उनका ये कहना है कि ये जो आई वोटिंग का सिस्टम है, यानी इंटरनेट वोटिंग का जो सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हैं जहां पर हम ये जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन इस किस्म की कर सकें, इस किस्म की फायरवॉल्स बना सकें जो हैकिंग को रोक सके। और अगर इस सिस्टम की हैकिंग कर ली जाए तो फिर उसके बाद वहाँ पर वोट तो कास्ट होगा, लेकिन यहाँ पर इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि वो वोट किसको जाएगा। अब अगर वो वोट इधर उधर चला गया तो फिर उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएंगी। अब ये जो स्पेनिश कंपनी है, इसने तकरीबन 231 सफ़हात पर मुश्तमिल एक बहुत तफसीली कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दी है, और इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में इस रिपोर्ट का जायज़ा लेने के लिए एक 3 रुकनी कमेटी भी बना दी है। अच्छा, इस रिपोर्ट के अंदर जो स्पेनिश कंपनी है उसने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चंद तजावीज़ भी दी हैं, और जिनको उन्होंने कहा कि ये आप इस पर अगर सख्ती से आपको अमल दरामद करना होगा। पहली शर्त ये है कि आपका ये जो इंटरनेट का निज़ाम है, ये यानी ये जो 3G 4G पाकिस्तान में चल रहा है, इसको इफ़ेक्टिवली आपको लागू करना पड़ेगा। आपको अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाने पड़ेंगे। आपको ये जो फायर वॉल्स हैं जो हैकिंग के निज़ाम को रोकने की कोशिश करती हैं, उनको बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और जब तक ये आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर नहीं लेके जाएंगे, उस वक्त तक ये इंटरनेट के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर वोटिंग कराना एक ख्वाब ही रहेगा। और अगर आप इस तरफ जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि आपका जो सारे का सारा निज़ाम है ये बहुत ज़्यादा हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। उसकी उन्होंने वजह बताई। उन्होंने कहा जी, नादरा जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है और जो उनके पास इस वक्त निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा बुसीदा है और आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि दुनिया अब इससे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल कर रही है। अब अगर ये पुरानी एब्सोल्यूट किस्म की जो टेक्नोलॉजी है, अगर उसी पर बेस किया गया तो इसका मतलब ये है कि हम ये जो आपका पूरे का पूरा निज़ाम है ये दुनिया भर के हैकर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और अभी चंद दिन पहले आपको याद है कि नादरा का ये जो डाटा शाटा लीक के हवाले से कायमा कमेटी के अंदर FIA ने इस बात का एतराफ़ किया कि यहाँ से डाटा हैक हुआ, और जो आई वोटिंग है वो उस पर अब बहुत बड़े ख़तरात और सवालिया निशान लगा दिए हैं इस स्पेनिश कंपनी में। और ये वाला जो ख्वाब है ये बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का ख्वाब है, जो ये चाहते हैं कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट दें, ये जानते हुए कि पाकिस्तान का ये जो स्ट्रक्चर है ये ख़ास तौर पर IT का स्ट्रक्चर ये अभी इतना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाता। इसके बावजूद वो मुसर हैं। और आपको याद है कि मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि इनफैक्ट इसका असल बेनिफिशरी कोई और होगा, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये 80 लाख वोट बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ही जेब में जाएंगे, और उसके बाद फिर उनको किसी सियासी जमात को बनाने और गिराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़े आराम से ये 80 लाख वोट पूरे मुल्क के अंदर 40-50 हलकों के अंदर बड़े आसानी के साथ इनको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, और इनसे मनपसंद रिज़ल्ट्स भी लिए जा सकते हैं। और फिर हुकूमत के पास सिर्फ नाकामी का ढोल ही रह जाएगा बजाने के लिए, जो अब असद उमर साहब बजा रहे हैं। अब असद उमर साहब ने आज एतराफ़ किया, वो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे बस का काम नहीं है, आवाम अपनी हिफाजत का ज़िम्मा खुद उठाएं। मामला ये है कि एक नया कोरोना वेरिएंट आया है जिसका नाम है ओमिक्रॉन। अब ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये इस वक्त कोरोना के जो बाकी तमाम वेरिएंट्स हैं, कहा जाता है माहिरीन के मुताबिक ये उनसे सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वेरिएंट है, और ये अगर आपने वैक्सीन लगवाई भी हुई है तब भी आपको उसी तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है। अब इसके पेश नज़र पूरी दुनिया के अंदर बहुत सख्त हिफाजती इंतज़ामात भी किए गए हैं, बल्कि बहुत सारे ममालिक ने, जिनमें जापान भी शामिल है, उसने जो अपना पूरा मुल्क है उसको गैर मुल्कियों के लिए बंद कर दिया। और इसी के तरीके से बरतानिया ने भी चंद ममालिक का है उनका दाखिला बंद कर दिया। कनाडा, अमेरिका, वहाँ पर भी इस किस्म के जो सख्त इक़दामात हैं वो लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी चंद ममालिक को बैन कर दिया है कि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते, और अगर आएंगे भी तो उनके लिए ये शराइत हैं। आज इस हवाले से असद उमर साहब कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका ये कहना था, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि भाई हम नहीं रोक सकते,
हम ओमिक्रॉन को, कोरोना का जो नया वेरिएंट है, उसको पाकिस्तान में दाखिल होने से नहीं रोक सकते, हमारी ये कैपेसिटी नहीं है। अब जब वो ये बात कहते हैं कि जनाब हमारी ये कैपेसिटी नहीं है, तो फिर सवाल तो ये बनता है कि भाई ये किसकी ज़िम्मेदारी है। पहले भी जब कोरोना का जब पहला अटैक हुआ था पाकिस्तान में, तो उस वक्त भी हुकूमत में शामिल एक ओवरसीज़ के जो उस वक्त के मुशीर थे वज़ीर आज़म के, जुल्फ़ी बुखारी साहब, उनके कहने पर ये जो तफ्तान बॉर्डर था इसको खोला गया था, और उसके नतीजे में जो कोरोना है वो पाकिस्तान में ईरान के ज़रिए दाखिल हुआ था और उसके बाद यहाँ पर स्प्रेड हुआ था। और इसी तरीके से दूसरा वेरिएंट, तीसरा वेरिएंट, ये जो 3-4 लहरें आई हैं कोरोना की, ये भी इसी वजह से आई है कि हुकूमत ने बर वक्त इक़दामात नहीं किए, जिसकी वजह से ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। तो अल्लाह ताला का करम है कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका चूँकि एक इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा शायद बेहतर है। हम इतनी मिट्टी खाते हैं रोज़ और इतना सब स्टैंडर्ड ग़िज़ा खाते हैं जिस पर हुकूमत का किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे नतीजे के अंदर कोरोना ने क्या कहना था, लेकिन जो ख़तरा है वो यकीनी तौर पर ख़तरा है, और बुनियादी तौर पर यह हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को ऐसे ख़तरात से बचाए। अब जहाँ पर हुकूमत ख़ुद किसी काम की ना हो, ना उसको इस बात का अंदाज़ा हो कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, हमने किस तरीके से लोगों की फ़लाह बहबूद करनी है, हमने लोगों को किस तरीके से रिलीफ देना है, हमने तो यहाँ पर हर एक चीज़ को खुला छोड़ दिया। माफियाज़ की हुकूमत है, कार्टलाइजेशन है भरपूर तरीके से, और उन कार्टल्स को कंट्रोल करने का किसी भी जगह पर कोई मौसर निज़ाम नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर लोग कहाँ जाएंगे, किससे फरियाद करेंगे? और असद उमर साहब और उनकी हुकूमत और उनकी काबीना तो वैसे ही हाथ झाड़ के साइड पर हो जाएगी कि हमने तो पहले ही कहा था जनाब जो कुछ करना है आपने करना है, जागते रहना, साढ़े से ना रहना। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।